नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाग आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा किया गया कोई भी प्रयास यदि आपके सफलता में चार चांद लगाता है, आपके लक्ष्य या ध्येय को प्राप्त करने में यदि हम साधक की भूमिका निभाते हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे नए आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे द्वारा आज जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका नाम होगा राजस्थान के किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन की यदि बात की जाए तो राजस्थान में किसान आंदोलन का क्या कारण रहा, तो राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रमुख जो कारण रहा वो रहा एलएलबी। एलएलबी अर्थात एल का मतलब लाग बाग, नेक्स्ट एल का मतलब लाटा कूटा, बी का मतलब बेगार, इसके साथ साथ भूमि लगान व अन्य प्रकार के कर। अन्य प्रकार के कर, इन सभी कारणों से राजस्थान में किसान आंदोलन हुए। लाग बाग की यदि बात की जाए तो लाग बाग क्या है, तो लाग बाग कर व्यवस्था है, टैक्स व्यवस्था। यह भी कहा जा सकता है कि अनाधिकृत कर व्यवस्था को ही लाग बाग कहा। अनाधिकृत कर व्यवस्था को ही लाग बाग कहा जाता है। इसी प्रकार बेगार व्यवस्था क्या है, बेगार मतलब पारिश्रमिक किया गया है लेकिन इसके बदले में कोई भी प्रतिफल या लाभ प्राप्त नहीं हुआ। श्रम किया गया है लेकिन इसके बदले में कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, मतलब यह भी कहा जा सकता है जबरन कर, जबरन श्रम, कि श्रम तो करवा लिया गया लेकिन इसके बदले में जो आय प्राप्त होनी थी वो प्राप्त नहीं हुई। इसी व्यवस्था को बेगार कहा गया। इसी व्यवस्था को बेगार कहा गया। मान लो कोई राजा महाराजा है, राजा महाराजा के घर में मान लो कोई शादी का प्रोग्राम है, ठीक है, गांवों से यदि बात की महिलाओं को बुला लिया गया, ठीक है, कि आप आके गेहूं साफ करो। अब गांव की महिलाएं गेहूं साफ कर रही है, अपने सुबह से शाम तक का समय वहां बिता रही है गेहूं साफ करने में, और जो उन्होंने श्रम किया उसके बदले में कोई पारिश्रमिक या कोई आय नहीं दी गई। इसी व्यवस्था को बेगार व्यवस्था कहा जाता है। इसी प्रकार लाटा कूटा जो है वो फसलों के बटाई की एक पद्धति थी। फसलों की बटाई की एक पद्धति थी जिसे लाटा कूटा कहा गया। लाटा अर्थात जो कटी हुई फसल है, उस कटी हुई फसल को अनुमान के हिसाब से बांट लेना लाटा कहलाता था। अनुमान अर्थात, ठीक है, जिन जागीरदारों के अधीन किसान कार्य करते थे वो जागीरदार यदि बात की जाए अपने अनुमान के हिसाब से कटी हुई फसल को बांट लेते थे, उसे लाटा कहा जाता था। जबकि कोटा की यदि बात की जाए तो याद रखना, ये खड़ी हुई फसल को, कटी हुई नहीं है फसल, फसल कैसी है, खड़ी है, खड़ी हुई फसल को अनुमान के हिसाब से बांट लेना, खड़ी हुई फसल को अनुमान के हिसाब से बांट लेना कुंटा कहलाता था। तो लाटा एवं कुंटा व्यवस्था जो है वो यदि बात की जाए फसलों की बटाई की एक व्यवस्था थी, जबकि लाग बाग जो है वो अनाधिकृत कर थे। मतलब कि अनाधिकृत कर का मतलब किसी भी व्यवस्था पे कर लगा दिया। जैसे यदि बात की जाए, मान लो किसी गांव में दुल्हन की विदाई की जा रही है, अगर दुल्हन की विदाई की जा रही है तो इसके बदले में भी जो दुल्हन के जो पिता है उसके द्वारा यदि बात की जागीरदार या जमींदार को कर देना पड़ता था। तो अनाधिकृत कर जो थे वही यदि बात की जाए क्या कहलाए, लाग बाग कहलाए। तो ये थोड़ा सा समझना। इन्हीं सभी कारणों से, इसके अलावा भूमि लगान, ठीक है, जो कहीं पे 50% था, कहीं यदि बात की 40% था, कहीं इससे अधिक भी था, ठीक है। भूमि के उपयोग के बदले में यदि बात की जाए, ठीक है, पैसा देना पड़ता था, उसे यदि बात की जाए भूमि लगान कहा जाता था। इसके अलावा अन्य कर, जैसे एक कर था इसका नाम था आबियाना कर,
ठीक है, जब हम बीकानेर का किसान आंदोलन पढ़ेंगे उस समय हम बताएंगे कि आबियाना कर क्या था, तो याद रखना पानी के बदले में पैसा देना, जल के बदले में पैसा देना, ये आबियाना कर था। इस प्रकार की कई व्यवस्थाओं को लागू किया गया और इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण यदि बात की जाए, ठीक है, किसानों में असंतोष फैला और इसी के कारण राजस्थान में किसान आंदोलन हुए। आज जो हम जिस किसान आंदोलन की बात करेंगे सर्वप्रथम उस किसान आंदोलन का नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से यदि बात की जाए, संपूर्ण राजस्थान के किसान आंदोलन में से, ठीक है, 90% क्वेश्चन से अगर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो सर्वाधिक बिजोलिया से पूछे जाते हैं। इसलिए बिजोलिया किसान आंदोलन आपको बहुत डिटेल में याद होना जरूरी है। तो आओ हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन क्या है एक बार थोड़ा सा समझते हैं। बिजोलिया यदि बात की जाए भीलवाड़ा में स्थित एक ठिकाना था, भीलवाड़ा में स्थित एक ठिकाना था। सेकंड यदि बात की जाए, बिजोलिया जो है वो ए श्रेणी का या अ श्रेणी का ठिकाना था। ठिकानों की कई श्रेणियां थी, उसमें से यदि बात की जो सर्वश्रेष्ठ ठिकाने थे उन्हें यदि बात की जाए ए या फिर अ श्रेणी में रखे जाते थे। इसी प्रकार यदि बात की जाए, ठीक है, बिजोलिया जो ठिकाना था उसमें 79 ग्राम या 79 गांव सम्मिलित थे। इसी 79 गांवों के समूह को यदि बात की बिजोलिया ठिकाना कहा गया। बिजोलिया ठिकाने की यदि बात की जाए, ठीक है, तो इससे ठिकाना जो शुरू किया गया था वो राणा सांगा के समय शुरू किया गया था और राणा सांगा के समय इस ठिकाने का प्रथम ठिकानेदार या जमींदार जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपके अशोक परमार को, अशोक परमार को। अशोक परमार को यदि बात की जाए बिजोलिया ठिकाने का ठिकानेदार बनाया गया था। ये बिजोलिया ठिकाने का पहला ठिकानेदार कहलाता है। कहते हैं कि राणा सांगा के द्वारा खानवा का युद्ध लड़ा गया था और इसी खानवा के युद्ध में यदि बात की जाए, ठीक है, राणा सांगा की सहायता करने के लिए अशोक परमार गए थे और बहुत अच्छे वीरता से युद्ध लड़ा। ठीक है, बहुत अच्छी सहायता करी। इसमें इसको यदि बात की इनाम के रूप में, ठीक है, राणा सांगा के द्वारा, ठीक है, बिजोलिया ठिकाना दिया गया और इसी अशोक परमार के द्वारा, ठीक है, राणा सांगा की छतरी का निर्माण करवाया गया। कहाँ पे? मांडल में। तो मांडल में राणा सांगा की छतरी का निर्माण जो करवाया गया वो भी किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक परमार के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके साथ ही, ठीक है, बिजोलिया जो क्षेत्र पड़ता है वो एक पठारी क्षेत्र है, ऊपरमाल, और इसी ऊपरमाल का, ठीक है, उत्तर का जो भाग है वो बिजोलिया कहलाता है, जबकि दक्षिण का भाग जो है वो याद रखना चित्तौड़ का एक क्षेत्र है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तरमाल क्षेत्र जो है वो भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर दक्षिण में चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ है। इन्हीं के मध्यवर्ती भाग को ऊपर माल कहा जाता है। माल का अर्थ यदि बात की ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि माल का अर्थ पठारी भाग होता है, मतलब वह पठारी भाग जो ऊपर उठा हुआ है इसे ऊपर माल कहा जाता है। ये यदि बात की राजस्थान में, ठीक है, मालवा प्रदेश का भाग है या मालवा क्षेत्र का भाग है। ठीक है, राजस्थान में मालवा प्रदेश का जो भाग पाया जाता है वो याद रखना प्रतापगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, झालावाड़ में पाया जाता है। इसके साथ साथ यदि बात की जाए चित्तौड़ और भीलवाड़ा में भी पाया जाता है। और चित्तौड़ भीलवाड़ा में यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इसी ऊपरमाल क्षेत्र को मालवा प्रदेश का भाग कहा जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो जानकारी है जिसके बारे में आपको याद रखना जरूरी है। इसी प्रकार एक थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है, कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था। तो याद रखना बिजोलिया का प्राचीन नाम जो था वो था विजयवल्ली, विजयवल्ली। तो बिजोलिया को प्राचीन काल में विजयवल्ली के नाम से जाना जाता था। और ये जो नाम प्राप्त होता है विजयवल्ली, ये कहां से प्राप्त होता है? तो यहीं का एक शिलालेख है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। इसी बिजोलिया शिलालेख से ये नाम प्राप्त होता है, ठीक है, कि बिजोलिया को प्राचीन काल में विजयवल्ली कहा जाता है। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख लगभग 1170 ईस्वी का था। ठीक है, और संस्कृत भाषा में था। इसके यदि बात की जाए रचयिता जो थे वो
गुणभद्र थे, जबकि वास्तुकार गोविंद था। वास्तुकार गोविंद था। इस शिलालेख से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है और चौहानों के साथ साथ इसी शिलालेख से प्राप्त होता है कि बिजोलिया को प्राचीन काल में विजयवल्ली के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ जानकारी है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा है कि बिजोलिया भीलवाड़ा का एक ठिकाना था। ठीक है, जो कि यदि बात की जाए, ठीक है, राणा सांगा के समय अश्रेणी का था, जिसमें 79 ग्राम या गांव सम्मिलित थे। ठीक है, पहला जो ठिकानेदार राणा सांगा के द्वारा बनाया गया था वो अशोक परमार को बनाया गया था। इसी अशोक परमार के द्वारा राणा सांगा की छत्ते का निर्माण जो है मांडल में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि बिजोलिया जो है वो ऊपरमाल जो का जो पठार है उसी का एक भाग है। ठीक है, इसी के उत्तरी भाग को भीलवाड़ा में यदि बात की जाए बिजोलिया कहा जाता है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़ में पड़ता है। ठीक है, मालवा प्रदेश में यदि बात की प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा शामिल है। प्राचीन नाम इसका विजयवल्ली है, जो कि बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होता है। 1170 ईस्वी का ये शिलालेख है, संस्कृत भाषा में है। गुणभद्र इसके रचयिता है, वास्तुकार गोविंद है। चौहान वंश की इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। अजो दोस्तों, इसके बाद यदि बात की जाए तो थोड़ा सा समझना, ठीक है, बिजोलिया के बारे में। बिजोलिया जो ठिकाना था, इस ठिकाने में यदि बात की जाए 1894 में 1894 1894 में एक ठिकानेदार बना, इसका नाम था कृष्ण सिंह। ठिकानेदार का नाम क्या था? कृष्ण सिंह। इसी प्रकार ये रहा लगभग 1906 तक। 1906 में नया ठिकानेदार बना, उसका नाम था पृथ्वी सिंह। और 1914 में इसका नया ठिकानेदार बना, उसका नाम था केसर सिंह। केसर सिंह बाल्यावस्था में था, इसी कारण से 1914 में ही, ठीक है, इस ठिकाने को मुसरमात कर दिया गया। मुसरमात मतलब ये डायरेक्ट ठिकाना जो है वो जागीरदारों से हटकर, ठीक है, महाराणा के नियंत्रण में चला गया। ठीक है, जिसे कहा जाता है मुसरमात। ठीक है, और उस समय यदि बात की जाए, इसके दो मुस्सिफ नियुक्त किए गए। एक मुस्सिफ का नाम था अमर सिंह और एक मुस्सिफ का नाम था डूंगर सिंह। तो अमर सिंह और डूंगर सिंह ये इसके दो मुस्सिफ रहे। इसके साथ साथ ये ध्यान रखना, 1894 से पहले, ठीक है, इस बिजोलिया ठिकाने का जो ठिकानेदार था उसका नाम था गोविंद दास। गोविंद दास 1894 से पहले गोविंद दास। तो ये क्रम थोड़ा सा याद रख लेना। गोविंद दास, पहला ठिकानेदार अशोक परमार था, ठीक है, लेकिन 1894 में कृष्ण सिंह बना। इससे पहले कौन था? गोविंद दास था, पृथ्वी सिंह था, केसर सिंह था और दो मुस्सिफ नियुक्त किए गए थे। उसमें से एक का नाम था अमर सिंह और एक का नाम था डूंगर सिंह। इसके साथ साथ, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, बिजोलिया किसान आंदोलन जो चला वो लगभग 1897 से लेकर 1941 तक चला। लगभग यदि बात की जाए 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन, और यह है विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। विश्व का सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 44 वर्ष अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करें, बिजोलिया किसान आंदोलन जो चले वो याद रखना 3 चरणों में चले, 3 चरण में। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन जब चले 1897 से लेकर 1941 तक, तो याद रखना ये ठिकाना जो है मेवाड़ रियासत के अधीन में आता था। और उस समय यदि बात की जाए, इस किसान आंदोलन के तहत इसमें 2 राजा रहे। एक राजा का नाम था फतेह सिंह महाराणा और सेकंड का नाम था महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह अंतिम राजा थे मेवाड़ के। ठीक है, इन्हें यदि बात की जाए महाराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, ये अंतिम और एकमात्र महाराज प्रमुख थे। जबकि, ठीक है, संयुक्त राजस्थान में इन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, फतेह सिंह और
भूपाल सिंह। तो मैं ये बता सकता हूं, ठीक है, कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला। ठीक है, दो राजाओं के काल में चला। ठीक है, एक तो है महाराणा फतेह सिंह और दूसरा है महाराणा भूपाल सिंह। इसके साथ साथ, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि इस समय यदि बात की जाए, ठीक है, तो इसमें कितने ठिकानेदार थे, तो याद रखना 3। एक का नाम था कृष्ण सिंह, एक पृथ्वी सिंह और एक कृष्ण केसर सिंह। और 2 मुसीफ नियुक्त किए थे, अमर सिंह और डूंगर सिंह। अमर सिंह और डूंगर सिंह। ठीक है, 44 वर्षों तक चला था। विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। आ जाओ देखो, बिजोलिया के जो किसान थे दोस्तों, वो यदि बात की जाए एलएलबी से परेशान थे, और इसके साथ साथ भूमि लगान, एलएलबी प्लस भूमि लगान बता चुका हूं मैं हालांकि आप लोगों को। एल का अर्थ होता है लाग बाग, ठीक है, एक है लाता कुंता और एक है बेगार। बिजोलिया किसान में आंदोलन, बिजोलिया में यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 84 प्रकार के लाग बाग मतलब 84 प्रकार के कर देने पड़ते थे बिजोलिया के किसानों को। इसी प्रकार, ठीक है, लाता कूटा जो कि फसलों की बटाई की एक व्यवस्था थी। ठीक है, जबरन यदि बात की अनुमान के हिसाब से, ठीक है, फसलों की बटाई की जा रही थी। ठीक है, बेगार, ठीक है, जबरन श्रम करवाया जा रहा था। ठीक है, जबकि यहाँ के लोगों को इसके साथ साथ 50% भूमि लगान देना होता था। इन्हीं सभी कारणों से यदि बात की जाए, ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो शुरुआत में ऐसा हुआ, ठीक है, कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था गंगाराम जाट। इस गंगाराम जाट, इसके पिता की मृत्यु हो गई। गंगाराम जाट के जब पिता की मृत्यु हो गई तो वहां यदि बात की जाए बैठक का प्रोग्राम रखा गया, और इसी बैठक के प्रोग्राम में बिजोलिया के काफी लोग शामिल हुए, और उन्होंने यदि बात की जाए, ठीक है, वहां इसके बारे में बात भी करी। वहां एक व्यक्ति आए हुए थे जिनका नाम था साधु साधु सीताराम दास। ये साधु सीताराम दास जो थे, वो मेवाड़ ठिकाने में यदि बात की जाए पुस्तकालय की जॉब करते थे। जब ये वहां बैठे थे तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसी बात है कि सभी लोग इससे परेशान है, तो एक काम करो, ठीक है, कि भाई मेवाड़ का जो महाराणा है वो है फतेह सिंह। बोले सभी लोग जो है अपनी समस्याएं जो है वो किसको भिजवाए? तो बोले महाराणा फतेह सिंह को भिजवाए। हुआ क्या, ठीक है, साधु सीताराम दास के कहने पर, ठीक है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल नामक 2 व्यक्ति जो हैं, ठीक है, वो यदि बात की सबसे, ठीक है, लिखवा के ले गए समस्याएं। ठीक है, और उस पर यदि बात की जाए कई लोगों के हस्ताक्षर करवा लिए। उसके बाद यदि बात की जाए महाराणा फतेह सिंह से मिलने गए उदयपुर। कहते हैं कि कई समय तक उदयपुर के चक्कर लगाते रहे, लेकिन ये महाराणा फतेह सिंह से नहीं मिल पाए। ठीक है, क्योंकि बड़ा आदमी था। ठीक है, बड़े आदमी से मिलना, ठीक है, बहुत आसान नहीं होता है। ठीक है, इस कारण से कई चक्कर लगाए उदयपुर के। ठीक है, लेकिन ये यदि बात की जाए महाराणा फतेह सिंह से नहीं मिल पाए, वहीं भटकते रहे। ठीक है, अंततः यदि बात की जाए, ठीक है, इन्होंने अपनी समस्याएं जो पेपर पे लिख रखी थी, उस समस्याओं को यदि बात की जाए, ठीक है, कैसे न कैसे फेंक कर महाराणा तक पहुंचाया। ठीक है, महल में पहुंचा दिया, जो वो फिर आगे जो है महाराणा तक पहुंच गई समस्याएं। ठीक है, इसके बाद यदि बात की जाए, जब महाराणा ने ये समस्याएं पढ़ी, तो पढ़ने के बाद यदि बात की जाए, जांच के लिए एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था हामिद हुसैन। इस हामिद हुसैन को भेजा गया जांच के लिए। जब हामिद हुसैन ने जांच करी तो इस जांच में यदि बात की जाए, ये सही पाया गया कि बिजोलिया के किसान जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। बिजोलिया के किसान बिल्कुल राइट मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी, ठीक है, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब महाराणा फतेह सिंह के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया तो कहते हैं कि जो उस समय जमींदार था वो था कृष्ण सिंह, क्योंकि 1894 में बन गया था। इस कृष्ण सिंह के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए। ठीक है, फिर इसने देखा कि यार इसने किसने मेरे खिलाफ शिकायत करी है, ठीक है, कि इनको तो पकड़ना पड़ेगा सालों को। ठीक है, कि जो ये मेरे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसलिए यदि बात की, इसे पता पड़ा कि भाई 2 लोग थे। बोले एक का नाम था नानजी पटेल और एक का नाम था
ठीक है, ठाकरे पटेल। तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, इन दोनों को यदि बात की जाए, ठीक है, ये बिजोलिया से क्या करवा देता है, निर्वासित करवा देता है। इसी बीच यदि बात की जाए 1903 में कृष्ण सिंह के द्वारा एक और कर व्यवस्था लागू की जाती है, इसका नाम होता है चवरी कर। चवरी कर, 5 रुपए का चवरी कर लागू किया गया कि यदि बात की जाए किसी भी दुल्हन की डोली उठेगी यदि बिजोलिया ठिकाने से, तो उसके पिता को यदि बात की जाए, ठीक है, चवरी कर के रूप में 5 रुपए देने होंगे। किसको, कृष्ण सिंह को। हुआ क्या, हुआ ऐसा कि 2 वर्षों तक तो बिजोलिया में किसी भी दुल्हन की विदाई नहीं हुई, किसी दुल्हन की शादी नहीं हुई, किसी भी पिता के घर से यदि बात की जाए, ठीक है, बेटी की विदाई नहीं हुई। अब बेटियां बड़ी भी हो रही थी, ठीक है, समय निकल जाए तो दिक्कत है शादी ब्याहों में। और आज भी हमारे यहाँ तो ऐसा, शादी ब्याहों में दिक्कत ना आ जाए, इसलिए यहाँ के किसान किसान जो है वो पलायन करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। यहाँ के किसान जो है वो ग्वालियर जाने लग गए, और ग्वालियर जाके अपनी लड़कियों का विवाह करना स्टार्ट कर दिया। इससे यदि बात की, कृष्ण सिंह को टेंशन हो गई। बोले यार, सारे किसान यहाँ से पलायन कर जाएंगे और अपनी बेटियों का विवाह ग्वालियर में कर लेंगे, तो बिजोलिया के तो ठिकाने के जो पुरुष है, लड़के हैं, उनका तो विवाह पॉसिबल ही नहीं, पितर बनेंगे सारे के सारे, दिक्कत ना आ जाए। इसी कारण से, ठीक है, 1905 में इन्होंने यदि बात की जाए 1905-6 में, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, ये जो चवरी कर की जो राशि थी, इसको तो कर दिया नाम मात्र की। इसके साथ साथ जो भूमि लगान 50% देना पड़ रहा था, उस भूमि लगान को यदि बात की जाए, इन्होंने 50% से घटाकर 2/5 कर दिया। पहले ये 1/2 था, इसे 2/5 कर दिया, मतलब 40% कर दिया। इससे यदि बात की जाए, ठीक है, किसान वापस से थोड़े से प्रसन्न हुए, चलो यार कुछ तो काम हुआ हमारा, ठीक है, कि कैसे न कैसे हमने प्लान करा, शादियां ब्याह नहीं करी, इनको टेंशन हुई, क्या पता खुद की भी ना हो रही हो, तो हालांकि इनकी तो हुई भी थी, ठीक है, तो इनको थोड़ी सी टेंशन हुई कि यार अपने रिश्तेदारों में किसी की शादी ही नहीं होगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे न करके कुछ भी करके, ठीक है, यहाँ यदि बात की, कृष्ण सिंह को झुकना पड़ा, और ठीक है, चवरी कर को यदि बात की जाए, ठीक है, नाम मात्र का करना पड़ा। और इसके साथ साथ यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है, कि भूमि लगान को 50% से घटा के 40% कर दिया, या फिर ये ऐसा पूछा जा सकता है कि भूमि लगान को 50% से घटा के 2/5 कर दिया, या हाफ से करके 2/5 कर दिया, वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और 1906 में, ठीक है, कृष्ण सिंह की क्या हो जाती है, निसंतान मृत्यु हो जाती है। निसंतान, अब निसंतान मृत्यु हो गई। इसी कारण से भरतपुर में, ठीक है, एक ठिकाना पड़ता है, इसका नाम था कामा। भरतपुर के कामा ठिकाने से पृथ्वी सिंह को गोद लिया जाता है, और 1906 में यही पृथ्वी सिंह जो है वो, यदि बात करें, बिजोलिया का अगला ठिकानेदार बनता है। बिजोलिया का अगला ठिकानेदार बनता है। आओ देखो समझते हैं एक बार पृथ्वी सिंह के बारे में। पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह अगला ठिकानेदार बनता है बिजोलिया का। पृथ्वी सिंह जैसे ही ठिकानेदार बनता है, तो होता ही है कि जब भी कोई नया ठिकानेदार बनता था, या जब भी कोई नया जमींदार बनता था, तो उसको जमींदार या ठिकानेदार बनने के एवज में जो भी राजा या महाराणा होते थे, उन्हें यदि बात की जाए, एक रकम देनी पड़ती थी, जिसे तलवार बंधाई के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि पृथ्वी सिंह जैसे ही ठिकानेदार बना, तो इसको तलवार बंधाई की रकम जो है वो महाराणा फतेह सिंह को देनी थी। लेकिन हुआ ऐसा कि पृथ्वी सिंह ने बोला कि भाई मैं क्यों दूं। बोले ठिकानादार तो मैं जिस जमीन का बना हूं वो लोग देंगे। इन्होंने क्या करा, ठीक है, तलवार बंधाई की जो ये रकम थी, ये भी बिजोलिया की जनता के माथे थोप दी कि भाई ये रकम भी कौन देगा। तो बोले ये रकम भी बिजोलिया की जनता देगी। तो बिजोलिया की जनता को ये रकम थोप दी गई। इसका खूब विरोध ही हुआ। इसके विरोध करने वाले सदस्य जो थे वो थे फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव,
और इसके अलावा साधु सीताराम दास, इन 3 लोगों के द्वारा इसका जबरदस्त विरोध किया गया। जबरदस्त विरोध करने के कारण पृथ्वी सिंह के दिमाग में आया कि यार आज तो ये 3 लोग विरोध कर रहे हैं, इनके साथ कुछ जनताएं विरोध कर रही है, कल को कोई और भी करेंगे, इससे अच्छा इन तीनों का यहीं दमन कर दें। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। कुल मिला के ठीक है, पृथ्वी सिंह के द्वारा इन 2 लोगों को तो ठीक है बिजोलिया से निर्वासित कर दिया गया, जबकि साधु सीताराम दास जो पुस्तकालय में जॉब करते थे, इन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। पृथ्वी सिंह के कहने पर यदि बात की जाए ठीक है, पुस्तकालय से इन्हें जॉब से हाथ धोना पड़ा, इन्हें जॉब छुड़वा दी गई। इसी बीच यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चालू हो जाता है, और जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चालू होता है उस समय यदि बात की जाए वेनेजुएला की जनता के ऊपर एक और कर लगा दिया गया, और उस कर का नाम था युद्ध कर। प्रथम विश्व युद्ध लड़ कौन रहा है? यूरोप में, ठीक है, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। बोले ब्रिटेन की सहायता कौन करेंगे? बोले बिजोलिया के ठिकानेदार, बिजोलिया के किसान। बोले कितने रुपए युद्ध कर? बोले 14 रुपए। कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को यदि बात की कितने रुपए देने पड़ेंगे? 14 रुपए देने पड़ेंगे। इसका भी जबरदस्त विरोध हुआ। इसके साथ साथ यदि बात की जाए, एक व्यक्ति थे जिन्हें यदि बात की बेगार के कारण गिरफ्तार कर लिया गया, उन व्यक्ति का नाम था नारायण पटेल। नारायण पटेल को ठीक है यदि बात की जाए बेगार के कारण गिरफ्तार कर लिया गया, और इसी बीच ठीक है 1914 में पृथ्वी सिंह की क्या हो जाती है? पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। जब पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है 1914 में, तो याद रखना इन्हीं का एक अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम था केसर सिंह, और यही केसर सिंह अगला क्या बनता है? तो यही केसर सिंह अगला याद रखना ठीक है जागीरदार बनता है बिजोलिया ठिकाने का। जब कहते हैं केसर सिंह अल्पवयस्क था, बाल्यावस्था में था, ठीक है, जब इसके खिलौने से खेलने की उम्र थी, और उस समय इसे जागीरदार बना दिया गया। और उस समय यदि बात की जाए आंदोलन जिस गति से चल रहा था बिजोलिया का, महाराणा के दिमाग में आया ठीक है कि भाई केसर सिंह से कुछ होगा नहीं। इसी कारण से महाराणा फतेह सिंह के द्वारा ठीक है इस ठिकाने को मुसरमात कर लिया गया। मुसरमात करने का तात्पर्य यह है कि इसकी जितनी भी प्रशासन शक्ति है वो केसर सिंह के हाथों में ना रहकर अब डायरेक्ट किसके नियंत्रण में रहेगी? तो महाराणा फतेह सिंह के नियंत्रण में रहेगी। और इसका प्रशासन चलाने के लिए 2 मुसिफ मतलब 2 प्रशासक नियुक्त कर दिए गए। और 2 प्रशासक कौन कौन थे? तो मैं पहले भी बता चुका हूं ठीक है कि एक प्रशासक का नाम था अमर सिंह, और सेकंड जो प्रशासक बना वो बना डूंगर सिंह। तो अमर सिंह व डूंगर सिंह को यदि बात की जाए मुसिफ नियुक्त कर दिया गया, तो यह भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके बाद होता क्या है तो वो थोड़ा सा समझना। कहते हैं कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि नारायण पटेल को बेगार के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं कि उसकी बहुत चलती थी नारायण पटेल की, और लोगों ने यदि बात की जाए ठीक है इसका खूब विरोध किया। मजबूरन यदि बात की जाए महाराणा को ठीक है इसको छोड़ना पड़ा नारायण पटेल को। और इसी के बाद यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इसी बीच एक व्यक्ति था जिसका नाम था भूप सिंह। ये भूप सिंह जो है वो यदि बात की जाए घुमरा था ठीक है, इसी को विजय सिंह पथिक के नाम से भी जाना जाता है। ये भूप सिंह यूपी का बुलंदशहर में जन्मा हुआ व्यक्ति था, क्रांतिकारी था। कहते हैं फिरोजपुर षड्यंत्र केस में इसका नाम आ गया ठीक है। इसके साथ साथ यदि बात की जाए ये राजस्थान जो आया था वो 1857 की जो क्रांति थी उसके 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ठीक है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक क्रांति लागू की गई, इसका नाम था सशस्त्र क्रांति। और इसी सशस्त्र क्रांति के तहत ये राजस्थान आए।
राजस्थान में ये अजमेर आए, और अजमेर में यदि बात की जाए ये एक व्यक्ति से मिले जिनका सहयोगी था, उसका नाम था गोपाल सिंह खरवा। कहते हैं इसी सशस्त्र क्रांति के कारण गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके इन्हें ताड़गढ़ जेल में रखा गया, ताड़गढ़ जेल में। कहते हैं गिरफ्तार करने के बाद जब इन्हें ताड़गढ़ जेल में रखा गया, उस समय यदि बात की जाए तो फिरोजपुर षड्यंत्र केस में नाम आने के कारण विजय सिंह पथिक को डर लगा कि यार कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। इसी कारण से ये दोनों यहां से भगने का प्रयास करते हैं। भगने के प्रयास में गोपाल सिंह खरवा की तो मृत्यु हो जाती है, जबकि ये यहां से विजय सिंह पथिक भगकर सर्वप्रथम यदि बात की कांकरोली के पास एक स्थान पड़ता है जिसका नाम होता है भाना गांव। सर्वप्रथम इस भाना गांव में जाकर छुपता है और यहां पे एक पाठशाला खोलता है जहां यदि बात की जाए बच्चों को पढ़ाता है। तो इस भूप सिंह गुर्जर ने अपना नाम परिवर्तित कर लिया। किसी ने पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, दाढ़ी आड़ी बना ली बंदे ने, ठीक है, कि कोई पहचान ना सके बढ़ाने के बाद, ठीक है, ये लंबी लंबी दाढ़ी कर ली, कोई पहचान नहीं सके। फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, बोला यार मेरा नाम तो पथिक है। पथिक मतलब जो किधर भी घूमता रहता है। बाद में यदि बात की इसने अपना नाम विजय सिंह पथिक कर लिया। सर्वप्रथम यदि बात की कांकरोली के भाना गांव में, ठीक है, जाके छुपा था, ठीक है। उसके बाद यदि बात की जाए तो कहते हैं कि भाई केसरी सिंह बारठ का जो जवाई था, ठीक है, ईश्वरदास आसिया, ईश्वरदास के द्वारा इन्हें पहचान लिया गया। पहचानने के बाद इन्होंने अपने यहां बुलाया। फिर उसके बाद यदि बात की मोही गांव चले गए, और मोही गांव से आगे ये ओछड़ी गांव चले गए, ठीक है। तो कुछ किताबों में तो ये लिखा हुआ है डायरेक्ट कि यदि बात की जाए विजय सिंह पथिक जो है वो ताड़गढ़ जेल से भगने के बाद किस गांव में जाके छुपे, तो याद रखना कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कि ओछड़ी गांव में छुपे, लेकिन सर्वप्रथम वो भाना गांव जाते हैं। भांडा गांव से सर्वप्रथम वो भांडा गांव जाते हैं, ठीक है, और भांडा गांव से आगे मोही गांव जाते हैं। मोही के बाद ओछड़ी गांव जाते हैं। कहते हैं जब ये है बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी जाते हैं, तो उस समय यदि बात की जाए एक क्षेत्र पड़ता है, इसका नाम है उमाजी का खेड़ा। ये इस उमाजी का खेड़ा के जंगलों में, ठीक है, छुपकर यदि बात की बिजोलिया किसान आंदोलन की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। और जब ये बिजोलिया किसान आंदोलन से दूर हट जाते हैं, जब बिजोलिया किसान आंदोलन को छोड़ देते हैं, तो ये अंततः यदि बात की जाए ग्वालियर के पास एक गांव पड़ता है, इसका नाम था फुसारिया। तो इस फुसारिया गांव में छिपके रहते हैं। तो इन गांवों का एक बार क्रम याद कर लो, भाना गांव, भाना गांव के बाद मोही गांव। ये मोही वही है जहां अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अपना शिविर लगाया था, ठीक है। तो याद रखना भाना गांव, भाना के बाद मोही, मोही के बाद ओछड़ी, ओछड़ी के बाद उमाजी का खेड़ा, और फिर इसके बाद, ठीक है, फुरसारिया गांव। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। फुरसारिया गांव जो है वो किस ठिकाने के पास में पड़ता है, तो याद रखना ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर जो रियासत थी उसी के पास में पड़ता था, जस्ट सीमा पे था, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो ये क्रम याद रहना चाहिए, भाना गांव, मोही, ओछड़ी, उमाजी का खेड़ा से यदि बात की इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन की गतिविधियों को संचालित किया था, और अंततः कहाँ चले गए, तो याद रखना फुरसारिया गांव। अभी हाल ही में कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि बिजोलिया के बाद यदि बात की जाए, ठीक है, इन्होंने अपना, ठीक है, केंद्र कहाँ बनाया, तो याद रखना कहाँ बनाया, फुरसारिया गांव में बनाया। यहां तक याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। इसी बीच यदि बात की जाए तो थोड़ा सा याद रखना, एक व्यक्ति था इसका नाम था हरिभाई किंकर। हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर के द्वारा, इनके द्वारा यदि बात की जाए विद्या पचारिणी सभा की स्थापना की गई, और इसी विद्या पचारिणी सभा का, ठीक है, इन्होंने प्रथम सम्मेलन आयोजित किया, ठीक है। कब किया, तो याद रखना 1916 में। 1916 में, ठीक है, विद्या पचारिणी सभा का सम्मेलन आयोजित किया कर रहे थे ये लोग। और इसमें यदि बात की जाए प्रवक्ता के रूप में जो बुलाया गया था, वो किसे बुलाया गया था, विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक को प्रवक्ता के रूप में बुलाया था इन्होंने। जब कह रहे हैं विजय सिंह पथिक भाषण दे रहे थे, बहुत ही ओजस्वी भाषण, तो इस सम्मेलन में यदि बात की जाए तो याद रखना साधु सीताराम दास भी सम्मिलित थे, ये भी आए थे, साधु सीताराम दास ये भी आए हुए थे। इन्होंने यदि बात की विजय सिंह पथिक का ओजस्वी भाषण सुना, और उसके बाद इन्होंने विजय सिंह पथिक को पहचाना भी। इनके दिमाग में आया कि यार देखो, हमने
पहले 2 लोगों को भेजा, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, ठीक है, उनको निर्वासित कर दिया। फिर मेरे साथ 2 लोग और लगे, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण, बोला इन्हें भी निर्वासित कर दिया। बोला यहाँ यदि बात के बिजोलिया किसान आंदोलन को यदि, ठीक है, मजबूती प्रदान करनी है और इसमें यदि सफल होना है तो एक बहुत बड़े नेता को इससे जोड़ना पड़ेगा। और उस बड़े नेता का नाम क्या था? विजय सिंह पथिक। कहते हैं साधु सीताराम दास जो है विजय सिंह पथिक से मिले और मिलने के बाद इनसे आग्रह किया कि आप हमारे लिए एक थोड़ा सा कार्य कर सको तो बिजोलिया पधारो, और हमारा जो एक छोटा सा आंदोलन चल रहा है, ठीक है, उस आंदोलन को सफल बनाने में हमें आपका क्या चाहिए? सहयोग चाहिए। अब विजय सिंह पथिक खुद क्रांतिकारी, मना कर नहीं सकता था। जब ये मना नहीं कर सका था तो कहते हैं कि ये यहां से आगे चले। और 1916 में विजय सिंह पथिक जो है वो किससे जुड़ जाते हैं? 1916 में जो है वो विजय सिंह पथिक, ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन से जैसे ही विजय सिंह पथिक जुड़ते हैं, विजय सिंह पथिक पहले भी यदि बात की जाए खूब आंदोलन कर रखा था, तो इसे पता था कि किसी आंदोलन को यदि सफल बनाना है तो इसे क्या करना चाहिए। तो विजय सिंह पथिक के दिमाग में था कि अगर आंदोलन को सफल बनाना है तो सबसे पहले यदि बात की जाए किसी न किसी संगठन का निर्माण करना बहुत जरूरी है। संगठन का निर्माण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि, ठीक है, समूह के रूप में यदि रहेंगे और सामूहिक विचारधारा रहेगी तो आंदोलन में सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ, ठीक है, अन्य जो बड़े संगठन हैं उनका भी हमें क्या चाहिए? सहयोग चाहिए। इसके अलावा समाचार पत्रों में आंदोलन की खबरें जोरों शोरों से छपे, जिससे ये आंदोलन, ठीक है, राष्ट्रव्यापी हो जाए। इन सभी कारणों को लेकर यदि बात की जाए, विजय सिंह पथिक ने एक रूपरेखा तैयार की, ठीक है, और इसी के तहत ये आगे बढ़े और इसी के तहत इन्होंने कई संगठनों का निर्माण किया, अन्य संगठनों से जुड़ने के लिए प्रस्ताव रखे। इसके साथ साथ यदि बात की जाए कई समाचार पत्रों में, ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाएं छपना स्टार्ट हुई। जैसे हम थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास करते हैं। जैसे संगठन की यदि बात की जाए तो सर्वप्रथम 1917 में इनके द्वारा, ठीक है, हरियाली अमावस्या पर, कौन सी अमावस्या पर? हरियाली अमावस्या का त्योहार बहुत जोरों शोरों से बनाया जाता है गांवों में, इसलिए इन्होंने यदि बात की जाए इस दिन को चुना। हरियाली अमावस्या पर 1917 में इनके द्वारा एक पंचायत का निर्माण किया गया, जिसे यदि बात की जाए ऊपरमाल पंच बोर्ड कहा गया। ऊपरमाल पंच बोर्ड। इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का निर्माण बेरीसाल नामक एक स्थान पे किया गया। इसके साथ साथ यदि बात की जाए तो थोड़ा सा याद रखना, इसका अध्यक्ष या सरपंच जो बनाया गया वो बनाया गया मन्नालाल पटेल को। ये क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है। जिन लोगों को शुरुआत में निर्वासित किया गया था बिजोलिया से, वो थे नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। बेगार के कारण जिस बंदे को पकड़ा गया था वो था नारायण पटेल। जबकि, ठीक है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच या अध्यक्ष जो बनाया गया था वो किससे बनाया गया था? तो याद रखना, मन्नालाल पटेल को बनाया गया था। इसके साथ साथ यदि बात की जाए, ठीक है, यहीं से एक अखबार निकाला गया जिसका नाम था ऊपरमाल का डंका। ऊपरमाल का डंका या डंको। ये एक हस्तलिखित अखबार था। अब हस्तलिखित था तो जाहिर सी बात है मासिक होगा। तो हस्तलिखित मासिक अखबार था जो कि साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास और इसके साथ साथ राम नारायण चौधरी के द्वारा संपादित किया जा रहा था। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। इसके अलावा, ठीक है, इन्होंने अपना एक उद्देश्य रखा। जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, इसका उद्देश्य यह था कि भाई जनता को जागरूक किया जाए कि अब कोई भी क्या नहीं देगा, कर नहीं देगा।
इन सभी कारणों से उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई, क्योंकि जैसे ही विजय सिंह पथिक बिजोलिया से जुड़े और उन्हें पता पड़ा कि 84 प्रकार के कर देने पड़ रहे थे, तो इन्होंने, ठीक है, सर्वप्रथम कोई भी कर ना दे इसके लिए यदि बात की जनता को जागरूक किया जाए, और इसी के लिए उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई 1917 में, जिसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो याद रखना मन्नालाल पटेल थे। तो यहां तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। इसके अलावा 1919 में इनके खुद के द्वारा महात्मा गांधी के, ठीक है, संपर्क में जाने के बाद 3 लोग गए थे, एक रामनारायण चौधरी, एक हरिभाई किंकर और एक खुद विजय सिंह पथिक। इन 3 लोगों के सहयोग से यदि बात की जाए एक संगठन का निर्माण किया, इसका नाम था राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी महाराष्ट्र वर्धा में, और यहीं से इन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी। इससे पता पड़ता है हमें कि बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाएं जो है उपरमाल का डंका नामक अखबार में तो प्रकाशित हो ही रही थी, इसके साथ साथ और कहां प्रकाशित हो रही थी, तो याद रखना राजस्थान केसरी में। इसी राजस्थान सेवा संघ को 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है, और अजमेर से भी यदि बात की जाए 2 अखबार निकाले जाते हैं। ठीक है, एक का नाम था नवीन राजस्थान, जो कि यदि बात की जाए 1921-22 में निकाला गया, और एक अखबार का नाम था तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान, जो कि 1923 में निकाला गया। इन अखबारों में भी बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाएं छपना स्टार्ट हो गई। इसके साथ साथ यदि बात की जाए तो थोड़ा सा पहले एक बार इसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जैसे विजय सिंह पथिक जुड़े, तो सर्वप्रथम तो इन्होंने संगठन बनाना स्टार्ट किया। सर्वप्रथम उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी हरियाली अमावस्या पर 1917 में, जिसका अध्यक्ष मन्नालाल पटेल को बनाया गया। उद्देश्य क्या था कि जनता को जागरूक किया जाए कि कोई भी, ठीक है, जनता जो है वो यदि बात की जाए जमींदार को टैक्स नहीं देगी, कर नहीं देगी। ठीक है, एक अखबार निकाला गया उपरमाल का डंका। ठीक है, इसके साथ ही यदि बात करें राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर दी गई 1919 में महाराष्ट्र वर्धा में, जिसके अध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे खुद, और 1920 में इसका स्थानांतरण जो है अजमेर कर दिया गया। 1919 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, उस समय एक अखबार निकाला गया महाराष्ट्र से जिसका नाम था राजस्थान केसरी, जबकि यदि बात करें अजमेर ब्यावर से जो अखबार निकाला गया था उसमें से एक अखबार का नाम था नवीन राजस्थान और एक का नाम था तरुण राजस्थान। इसके साथ साथ विजय सिंह पथिक के दिमाग में यह आ गया था, ठीक है, कि इस अपने संगठन के निर्माण करने के साथ साथ अन्य संगठनों से, जो बड़े बड़े संगठन हैं उनसे, और इसके साथ साथ उन संगठन के कार्यकर्ताओं से भी हमें जुड़ना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा संगठन था उस समय जिसका नाम था कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस की यदि बात की जाए तो 1918, 1919 और 1920 कांग्रेस के 3 सम्मेलन आयोजित हुए, 1918, 1919 और 1920, जिसमें यदि बात करें विजय सिंह पथिक शामिल हुए, और वहां जाकर यदि बात की जाए इन्होंने कौन सा प्रस्ताव पारित करने की घोषणा करवाई, पारित करने के लिए प्रयास किया था, तो याद रखना बिजोलिया प्रस्ताव। बिजोलिया प्रस्ताव को पारित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। आज देखो एक बात समझना, 1918 में जो ये सम्मेलन आयोजित हुआ वो कहां हुआ, तो 1918 में ये सम्मेलन आयोजित हुआ बंबई में। 1919 में आयोजित हुआ कांग्रेस का सम्मेलन, ठीक है, अमृतसर में, और 1920 में आयोजित हुआ नागपुर में। कहते हैं कि 1918 में जब ये बंबई में शामिल हुए तो महात्मा गांधी जी से मिले, उन्हें अपनी बात बताई, लेकिन अपनी बात बताने के बाद भी, ठीक है, गांधी जी ने ये कह दिया कि अभी हम बिजोलिया किसान आंदोलन में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। फिर उसी समय ये तिलक जी से मिले, बाल गंगाधर तिलक से। तो बाल गंगाधर तिलक जो है विजय सिंह पथिक को जानते भी थे उस समय। ठीक है, तो तिलक जी को इन्होंने बिजोलिया के बारे में बताया। जब कहते हैं तिलक जी को बिजोलिया के बारे में बताया, तो तिलक जी ने 1919 का जो अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में यदि बात की जाए बिजोलिया प्रस्ताव को रखा।
ठीक है। तिलक के साथ साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था केलकर। इन लोगों ने यदि बात की, इस प्रस्ताव पे क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए कि ये प्रस्ताव क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए। किंतु गांधी जी और मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, इन दो लोगों ने यदि बात की जाए, ठीक है, इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस कारण से यह प्रस्ताव पारित होने से रुक गया। महात्मा गांधी ने साफ तौर पे ये कह दिया कि भाई बात ऐसी है कि यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का गठन हमने इसलिए किया क्योंकि हमें किसी भी प्रकार अंग्रेजों को, ठीक है, भारत से बाहर निकालना है। बोला अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है, और इसी बीच में हम हमारे एक उद्देश्य के साथ साथ दूसरा उद्देश्य ये और जोड़ दें कि हमें राजा महाराजाओं से भी छुटकारा पाना है। तो हम दो कार्य एक साथ नहीं कर सकते। हमारी जो शक्ति है उसका क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। इस कारण से यदि बात की जाए, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय, इन दोनों के द्वारा यदि बात की जाए, ठीक है, इस प्रस्ताव पर, ठीक है, अपनी सहमति नहीं दी गई। इन दो लोगों ने सहमति दी जबकि इन लोगों ने सहमति नहीं दी। इसके बावजूद भी मदन मोहन मालवीय ने कहा कि मैं जाके, ठीक है, महाराणा से बात करूंगा। कहते हैं कि भाई मदन मोहन मालवीय, ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि फतेह सिंह से बात करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ खुद तिलक भी पत्र व्यवहार के द्वारा बात करते हैं। जब इतने बड़े लोगों के द्वारा बात की गई तो फतेह सिंह ने 1919 में यदि बात की जाए, एक जांच कमेटी बिठाई जिसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग, जांच आयोग। ये बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग जो था वो 3 सदस्यीय जांच आयोग था। 3 सदस्य थे। खुद बिंदुलाल इसके अध्यक्ष थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य जी। इसके साथ साथ, ठीक है, अमर सिंह और एक न्यायाधीश था जिसका नाम था आपके अफजल अली, अफजल अली। इन 3 लोगों की समिति ने जांच करने के बाद ये पाया कि बिजोले के किसान मांग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। और इन तीनों सदस्य की समिति के द्वारा जब रिपोर्ट दी गई मेवाड़ के महाराणा को, उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब कार्रवाई नहीं की गई तो एक और सम्मेलन हुआ कांग्रेस का 1920 में। ये कहां हुआ, नागपुर में। जब कांग्रेस का 1920 में नागपुर में सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में आपके विजय सिंह पथिक जो हैं वो अपने 3 किसान साथियों को ले गए। एक का नाम था कालू जी, एक का नाम था गोकुल जी और एक का नाम था नंदराम। इन तीनों लोगों के द्वारा बिजोलिया के ऊपर जो घटनाएं घटित हो रही थी, जो दुर्दशा चल रही थी, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई। और इस प्रदर्शनी को महात्मा गांधी ने देखा खुद ने। कहते हैं कि इस प्रदर्शनी को देखने के बाद महात्मा गांधी के दिल में थोड़ा सा ऐसा आया कि यार मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने क्या करा, ठीक है, महात्मा गांधी ने अपना सचिव जो कि इनका निजी सचिव था, महादेव जी देसाई, महादेव देसाई जो कि इनके क्या थे, निजी सचिव, इनको भेजा महाराणा से मिलने के लिए। और ये महाराणा से मिले। मिलने के बाद 1920 में इनके कहने पर यदि बात की जाए, एक और जांच आयोग बिठाया गया महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। ठीक है, उस जांच आयोग में भी 3 सदस्य थे। एक का नाम था राज सिंह बेदला, एक का नाम था तख्त सिंह मेहता और एक का नाम था रमाकांत मालवीय। इन तीनों सदस्यों के द्वारा जो जांच आयोग गठित किया गया, इसे यदि बात की जाए बिजोलिया में द्वितीय जांच आयोग के नाम से जाना गया, द्वितीय जांच आयोग। हालांकि कुछ पुस्तकों में यह भी कहा गया है कि महादेव देसाई के साथ साथ बोला एक और संगठन था जिसका नाम था
ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा। बोले राजपूताना मध्य भारत सभा ने ये कहा कि भाई महाराणा ने तो इतनी बार जांच कर ली है, बोले अब हमारे एक सदस्य को भेजेंगे हम जिसका नाम होगा भवानी दयाल, बोले अब ये जांच करके बताएगा। ठीक है, तो महाराणा कहते हैं कि ना, बोले बिजोलिया का मैं हूं राजा, आजा, ये मेरे रियासत के अधीन आता है, बाहरी व्यक्ति, बोले हमारी प्रभु सत्ता को खतरा हो सकता है, बाहरी व्यक्ति की यहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, बोले बाहरी व्यक्ति यहाँ जांच नहीं कर सकता है। तो कहते हैं भवानी दयाल बिना जांच करे लौट गया, लेकिन महाराणा ने बोला कि हम एक बार और जांच करवा लेते हैं। कहते हैं उसी के बाद द्वितीय जांच आयोग गठित किया गया 1920 में। बोला प्रथम जांच आयोग तो 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और इसके साथ साथ, ठीक है, एक और व्यक्ति था, ठीक है, अमर सिंह। और यहां यदि बात करें द्वितीय जांच आयोग में भी 3 लोग थे। बोले एक तो था राज सिंह बेदला, एक था तख्त सिंह मेहता और एक था रमाकांत मालवीय। द्वितीय जांच आयोग के द्वारा भी, ठीक है, यह प्राप्त किया गया कि यार बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो भी सही है, और यहाँ पे भी ये पाया गया कि यार बिजोलिया के जो किसान बोल रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, सत्य है, कि इनकी कुछ मांगे मान लेनी चाहिए। किंतु इसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होना है, हो जाने के बावजूद भी, ठीक है, फतेह सिंह के कानों पे जूं नहीं रेंगती है, ये कोई कार्रवाई नहीं करता है। जाए तो जाए कहां। इसके साथ साथ यदि बात की जाए, कुछ जगह इन्होंने समाचार पत्रों का सहारा लिया, क्योंकि इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना था, बड़े बड़े नेता इससे जुड़े। सबसे पहले तो बता चुका हूं मैं, समाचार पत्र जैसे राजस्थान केसरी, इसमें खबरें छपे जाना स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा, ठीक है, नवीन राजस्थान, इसमें भी छपी थी खबरें, ठीक है, तरुण राजस्थान, ये तीनों अखबार तो राजस्थान सेवा संघ के थे। तीनों अखबार राजस्थान सेवा संघ से संपादित किए जा रहे थे। इसके अलावा कहते हैं कि एक व्यक्ति था जो कि कानपुर से अखबार निकालता था, और अखबार का नाम था प्रताप। ये कानपुर से निकाला जा रहा था, और व्यक्ति का नाम था आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी। कहते हैं कि एक बार जो है विजय सिंह पथिक जी जो है वो खुद गए, वो गणेश शंकर विद्यार्थी को जाके कहते हैं कि यार देख भाई एक बात है। बोले क्या बात है? बोले तेरा हाथ आगे कर पहले, फिर बताऊंगा। तो उसने हाथ आगे करा, और हाथ आगे करते उनके हाथों पे चांदी की एक क्या बांध दी, राखी बांध दी। चांदी की राखी बांध दी, और चांदी की राखी बांधने के बाद कह दिया कि तू आज से मेरा राखी भाई है। तो बोला राखी बांध दी तो तुझे एक वचन देना पड़ेगा। बोला तू मेरी रक्षा तो करेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और वचन चाहिए। बोले क्या? बोले ये जो तेरा प्रताप अखबार निकालता है ना तू, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बोले इस अखबार के अंदर रोजाना हमारी एक घटना को प्रकाशित कर दे जिसका नाम है बिजोलिया। बोले बिजोलिया आंदोलन की घटना को क्या कर दिया जाए, प्रकाशित कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, कि विजय सिंह पथिक ने अपना राखी भाई किससे बनाया? तो याद रखना गणेश शंकर विद्यार्थी को। और गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रसिद्ध अखबार प्रताप था, जो कि यूपी कानपुर से निकाला जा रहा था। इसके अलावा अन्य 2-4 अखबार और थे जो निकाले जा रहे थे, जिसमें इन घटनाओं को प्रकाशित किया जा रहा था। जैसे यदि बात की जाए, ठीक है, तिलक का एक अखबार था जो कि पूना से प्रकाशित होता था, जिसका नाम था मराठा। ठीक है, तो तिलक के अखबार मराठा में भी यदि बात की, इन घटनाओं को प्रकाशित किया गया। इसके साथ साथ प्रयागराज से एक अखबार निकलता था जिसका नाम था अभ्युदय। अभ्युदय, ठीक है। कलकत्ता से एक अखबार निकलता था जिसका नाम था आपके भारत मित्र। इन सभी अखबारों में बिजोलिया की घटनाएं प्रकाशित होना स्टार्ट हो गई, और कहीं ना कहीं
ये जो आंदोलन, ठीक है, रियासत में व्याप्त था, इसी आंदोलन को विजय सिंह पथिक का सहयोग मिलने के बाद राष्ट्रव्यापी बना दिया गया। ठीक है, नए नए संगठन जोड़ दिए गए। इसके साथ साथ कांग्रेस और राजपूताना मध्य भारत सभा जैसे संगठनों का सहयोग मिलना स्टार्ट हो गया। इसके अलावा यदि बात की जाए, बड़े बड़े समाचार पत्रों में, ठीक है, इसका बिजोलिया की घटनाओं का उल्लेख होना स्टार्ट हो गया, जिससे यदि बात की जाए पूरे राष्ट्र में जहां जहां लोग इन अखबारों को पढ़ रहे हैं, उन्हें यदि बात की इस घटना के बारे में पता हो। बड़े बड़े नेता इस आंदोलन से आके जुड़े। इसी बीच यदि बात की जाए तो एक व्यक्ति था, इसका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। ये माणिक्यलाल वर्मा जो है वो उदयपुर ठिकाने में जॉब करते थे। ये उदयपुर ठिकाने में जॉब करते थे। कहते हैं कि भाई विजय सिंह पथिक इनसे सबसे प्रभावित हुए और प्रभावित होकर इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। और बिजोलिया में एक मंदिर था, इसका नाम था पारसोनाथ मंदिर। कहते हैं इसी पारसोनाथ मंदिर में विजय सिंह पथिक के द्वारा माणिक्यलाल वर्मा को आजीवन देश सेवा की शपथ दिलाई गई। और इन्हीं माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा एक गीत लिखा गया, इसका नाम था पंछीड़ा गीत। कौन सा गीत? पंछीड़ा गीत, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। तो पंछीड़ा गीत जो है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत लिखा गया था। यह भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक और गीत फेमस हुआ है, ठीक है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है आपके प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार। इनका भी एक गीत था, इसका नाम था मान मान महाराणा फतेह, प्रजा पुकारे दे, प्रजा पुकारे दे, रूस जार का पता न पड़ियो, सुन महाराणा फतमाल रहे। ये गीत भी बहुत फेमस हुआ। तो मान मान महाराणा फतेह प्रजा पुकारे, ये गीत किसका था? तो याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार के द्वारा, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार के द्वारा लिखा गया था। और जबकि पंछीड़ा गीत जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। इसके बाद जब ये सारी घटनाएं घटित हो गई और कुछ भी नहीं हो पा रहा था, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, हामिद हुसैन के द्वारा जांच कर ली गई। इसके अलावा, ठीक है, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन करके जांच कर ली गई, द्वितीय जांच आयोग के द्वारा जांच कर ली गई, मदन मोहन मालवीय के द्वारा कह दिया गया, महादेव देसाई के द्वारा कह दिया गया, तिलक जी ने पत्र व्यवहार के द्वारा कह दिया। जब सब कुछ नहीं हुआ, ये लोग गए अंग्रेजों के पास। बिजोलिया के लोगों ने अंग्रेजों से गुहार लगाई कि एक बार आप जांच करके देख लो। वो कहते हैं 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को इन्हीं के द्वारा एक जांच की जाती है, जिसमें यदि बात किया, खुद एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड शामिल होता है, खुद रॉबर्ट हॉलैंड शामिल होता है। कहते हैं इनके द्वारा जांच की जाती है, ठीक है, जिसमें यदि बात की एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड के अलावा, ठीक है, अन्य और व्यक्ति शामिल थे, प्रभाष चटर्जी, ओगलवी, बिहारी लाल और विल्किंस। विल्किंस जो है वो पॉलिटिकल एजेंट था उस समय। कहते हैं 5 लोगों के द्वारा एक जांच गठित की जाती है,
और ये जांच करते हैं। जबकि यदि बात की जाए बिजोलिया के किसानों की ओर से जो यहाँ पे अपना पक्ष रखने आए थे इन लोगों के सामने, उनमें एक व्यक्ति तो थे नारायण पटेल, वही नारायण पटेल जो मैं पहले बता चुका हूं बेगार के कारण पकड़ा गया था, गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इतनी चलती थी कि जनता ने विरोध किया, मजबूरन मेवाड़ के महाराणा को छोड़ना पड़ा। ठीक है, एक व्यक्ति थे आपके, ठीक है, राम नारायण चौधरी, एक व्यक्ति थे आपके माणिक्यलाल वर्मा जो कि इस किसान आंदोलन से जुड़ चुके थे। पारसोनाथ मंदिर में शपथ दिलाई गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा, पंछेड़ा गीत इन्हीं का था। और एक व्यक्ति थे इनका नाम था मोतीचंद, इन्होंने अपनी बात रखी। बात रखने के बाद, जांच करने के बाद रॉबर्ट हॉलैंड ने पाया कि यहां जो ये 84 प्रकार के कर लगे हुए हैं, इन करों में से 35 कर तो अनावश्यक है, ये देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के लोग, किसान लोग खुश हो गए। ठीक है, और ये प्रस्ताव इनके बीच में समझौता हो गया कि अब हमें 35 कर नहीं देने पड़ेंगे, मतलब 84 में से 35 कर नहीं देने पड़ेंगे, तो मतलब लगभग 49 कर देने पड़ेंगे। 35 कर माफ होना भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। किंतु हुआ क्या, हुआ ऐसा कि जो सामंत थे, जो जागीरदार थे, उन्होंने इस समझौते को नकार दिया। बोला किस बात का समझौता? बोले जमीन हमारी, ये क्या अंग्रेजों की जमीन है या महाराणा फतेह सिंह की जमीन है? बोले जमीन हमारी, वो कौन होते बीच में? बोले जो भी कर लेंगे वो सब हम लेंगे। इस कारण से यदि बात की जाए, ठीक है, इस समझौते को नकार दिया गया। 4 फरवरी 1922 में हुआ था समझौता, रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व में, जो कि खुद एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, पीए पॉलिटिकल एजेंट विल्किंस उसमें शामिल था, यहां तक कि मेवाड़ महाराणा के दीवान तक शामिल थे। उसके बावजूद इस समझौते को नकार दिया गया और इसी बीच 10 सितंबर 1923 को, कहते हैं कि 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को जेल हो जाती है। कहते हैं ये बेगू किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं और वहां यदि बात की जाए, ठीक है, इन्हें क्या हो जाती है? जेल हो जाती है। इन्हें 5 वर्ष की सजा हो जाती है। 5 वर्ष तक, जब तक विजय सिंह पथिक जेल में रहे, तब तक बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ठंडे बस्ते में जाने लग गया। और 1923 से लेकर 1926 के बीच में यहाँ पे भयंकर अकाल पड़ा, या तो वर्षा ज्यादा हुई या वर्षा हुई ही नहीं। इसके कारण यदि बात की जाए, ठीक है, यहाँ के जो किसान थे, ठीक है, जब वर्षा ही नहीं हुई तो फसल भी नहीं होगी, फसल भी नहीं होगी तो यहाँ के किसान टैक्स कैसे देंगे, लगान कैसे देंगे? तो यहाँ के किसानों ने हाथ खड़े कर लिए कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे क्या दें। इसके लिए फिर एक व्यक्ति को भेजा गया, इसका नाम था ट्रेंच। ठीक है, तो ट्रेंच आयोग यहाँ आया और ट्रेंच आयोग ने, ठीक है, किसानों की समस्याओं को सुना और सुनने के बाद, ये बावला सा था ट्रेंच, इसमें कोई दिमाग नहीं था, ये जहां भी गया तो उसने उलटफेर ही किया है। यहां भी यदि बात की जाए, ठीक है, इसने उलटफेर करते हुए एक अजीब गरीब फैसला सुना दिया। इसने कह दिया कि भाई जो सिंचित भूमि है, ठीक है, तो वहां से तो टैक्स जो है वो कैसा लिया जाएगा? कम लिया जाएगा। ठीक है, टैक्स, ठीक है, कम लिया जाएगा। और जो असिंचित भूमि है, जहां सिंचाई नहीं होती है, वहां टैक्स ज्यादा लिया जाएगा। अब ऐसा अजीब गरीब फैसला सुना के चला गया। अब इसका भी विरोध किया गया खूब। ठीक है, और फिर यहाँ के किसान जो हैं, ठीक है, वो माणिक्यलाल वर्मा, क्योंकि विजय सिंह पथिक को जेल होने के बाद यहाँ करता रहता यही थे माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी। इनके पास गए, बोला अब हमें क्या करना चाहिए? तो फिर इन्होंने बोला कि भाई थोड़े रुक ही जाओ, अब 26 तो हो ही गई है, 27 में विजय सिंह पथिक आ ही जाएंगे छूट के जेल से। ठीक है, तो कहते हैं विजय सिंह पथिक जब जेल से छूट के आए तो इन्होंने, सारे किसानों ने अपनी बात जो है विजय सिंह पथिक के समक्ष में रखी, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा। और विजय सिंह पथिक ने बोला कि चलो एक काम करो तुम तो,
ठीक है, ये शिक्षित और अशिक्षित भूमि है। तुम एक काम करो, ये जो अशिक्षित भूमि है जिसपे ज्यादा टैक्स या लगान देना पड़ रहा था, बोला इसको आप, ठीक है, पड़त रखो, इसको बोयो मत, और अपने जो पट्टे हैं वो पट्टे किसको लौटा दो वापस से, जागीरदार या जमींदार को लौटा दो या सामंत को लौटा दो। विजय सिंह पथिक के कहने पर जागीरदारों ने, ठीक है, अपने पट्टे जो है किनको लौटा दिए, जागीरदारों ने अपने पट्टे, सॉरी, किसानों ने अपने पट्टे जागीरदारों को लौटा दिए। कहते हैं जागीरदारों को जब पट्टे लौटा दिए गए तो कहते हैं कि यहाँ के जागीरदार जो सामंत थे, उन लोगों ने उन पट्टों को दूसरे जो धनी महाजन किसान थे उन किसानों को बेच दिया। बेचने के बाद, ठीक है, ये जो किसान जिन्होंने विजय सिंह पथिक इनके कहने पर यदि बात कीजिए अपने पट्टे लुटा दिए थे, इनको अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ा। कुछ किसान तो रेडी भी हो गए थे कि हाँ भाई तू तो पट्टे दे दे। तो कहते हैं कि कुछ लोगों को तो पट्टे दे दिए गए थे सामंतों के द्वारा, लेकिन कुछ को नहीं दिए गए जो कि अड़े हुए थे। ये अपनी बात लेके गए विजय सिंह पथिक के पास कि भाई हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है, आपने जो बताया, आपकी व्यवस्था जो है वो हमारे खिलाफ उल्टी पड़ गई। तो विजय सिंह पथिक ने बोला चलो आपके लिए कुछ अच्छा कुछ करते हैं और नया। तो यहाँ के लोगों ने बोला कि भाई अब तुझे कुछ अच्छा करने की जरूरत है नहीं, हम तेरी बात समझ गए। बोला तू और ज्यादा रहेगा तो हो सकता है बिजुलिया भी खत्म हो जाए पूरा। बोला इतने साल तो हो गए, अभी तक तो कुछ हो नहीं पाया, तो आप तो क्या करें। विजय सिंह पथिक ने बोला तो भाई हम आपके लिए क्या करें। तो यहाँ के किसानों ने बोला कि आप हमारे लिए इतना कुछ कीजिए कि आप हमारे लिए कुछ ना कीजिए, आप हमारे लिए इतना कुछ कीजिए कि आप हमारे लिए कुछ ना कीजिए। इसके अलावा यदि बात की विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी, इनके संबंधों में भी खटास पड़ गई, आपस में बनती नहीं थी। इस कारण से 1927 में विजय सिंह पथिक जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से पृथक हो गए, इससे अलग हो गए। कहते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन से पृथक होने के बाद, ठीक है, बागडोर जो है किन्ने संभाल ली, माणिक्यलाल वर्मा ने। लेकिन माणिक्यलाल वर्मा इकल्ला करे तो क्या करे। माणिक्यलाल वर्मा जी जो है वो गांधी जी से मिलने गए, ठीक है, तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है मैं एक व्यक्ति को भेजता हूं जो कि मेरा पांचवा पुत्र है, गुलाम नंबर 4 है, ठीक है। बोला कौन है, बोला सेठ जमनालाल बजाज, सेठ जमनालाल बजाज। बोला उस व्यक्ति को भेजता हूं मैं, वो आपके लिए कुछ करेगा। सेठ जमनालाल बजाज जब आए तो उन्होंने देखा कि यार मैं अकेला भी क्या करूं। उन्होंने अपने एक खास मित्र को बुलाया जिसका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। तो सेठ जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, ये सभी के सभी जो है वो किस आंदोलन से जुड़ गए, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए। अब जो भूमि विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने, ठीक है, जमींदार को लौटा दी, अब वो भूमि आए कैसे वापस से। तो कहते हैं कि जमनालाल बजाज ने महात्मा गांधी जी से जो चीजें सीखी थी उसमें से सबसे बड़ी सीख थी सत्याग्रह। कहते हैं जमनालाल बजाज के द्वारा 21 अप्रैल 1931 को अक्षय तृतीया पर सत्याग्रह शुरू किया गया। और इस सत्याग्रह के दौरान यदि बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, जमनालाल जो बजाज हैं इन्हें कैद कर लिया गया 6 माह के लिए, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने खुद हरिजन अखबार में किया अपने। इसके अलावा जो हरिभाऊ उपाध्याय हैं, इन्हें मेवाड़ प्रवेश में रोक लगा दी गई कि ये व्यक्ति अब मेवाड़ में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके अलावा 2 व्यक्ति थे, प्यारे चंद और एक व्यक्ति का नाम था गणपति लाल। प्यारे चंद और गणपति लाल को
छत से लटका दिया गया, छत से लटका दिया गया दोनों को। तो सत्याग्रह के दौरान ये सारी की सारी घटनाएं घटित हुई, जिसमें यदि बात की जाए, ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय की पत्नी रमा देवी, जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी, राम नारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी, इन लोगों ने भी भाग लिया। इनमें से अंजना देवी को तो जेल तक हो गई थी, जेल में भी जाना पड़ा बिजोलिया के दौरान। तो ये कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, कि बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत, ठीक है, किन किन महिलाओं ने भाग लिया? अंजना देवी, रमा देवी, नारायणी देवी, ठीक है, और जानकी देवी। जानकी देवी जमनालाल बजाज की पत्नी थी, रमा देवी जो है हरिभाऊ उपाध्याय की पत्नी थी, किशोरी देवी जो है वो रामनारायण चौधरी की पत्नी थी, जबकि माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखना, नारायणी देवी। इसी बीच यदि बात की जाए, एक अधिवेशन हुआ जिसका नाम था हरिपुरा अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का 51वां सम्मेलन था गुजरात में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहां एक प्रस्ताव पारित किया गया कि अब जो है, ठीक है, रियासतों में भी स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट कर दिया जाए, और जितने भी प्रजामंडल है उन्हें अब कांग्रेस का समर्थन प्राप्त होगा। इसी के आधार पर 1938 में 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई, ठीक है, किसके द्वारा? तो याद रखना, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे बलवंत सिंह मेहता को। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? बलवंत सिंह मेहता को। कहते हैं कि भोपाल सिंह के दिमाग में आया कि यार अब अपन जाए तो किधर जाए, ठीक है। बोले एक तो ये उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाह रहे हैं प्रजामंडल के तहत, ठीक है, तो बोला हमारी तो दाल रोटी वैसे ही खत्म होने वाली है, ठीक है, क्योंकि जिस दिन उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई तो हमें कोई पूछेगा नहीं। सेकंड, ठीक है, बोले उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए प्रजामंडल के कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं, और अगर ये बिजोलिया के किसान लोग और इनसे जुड़ गए तो ये पूरा सेक्टर मेरा विद्रोही हो जाएगा और इनको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण से भूपाल सिंह को राजनीतिक दबाव में आकर एक समझौता करना पड़ता है बिजोलिया की जनता से। और ये समझौता करने के लिए एक व्यक्ति थे राघवाचारी, टीवी राघवाचारी, और एक व्यक्ति थे मोहन सिंह मेहता। टीवी राघवाचारी तो, ठीक है, भूपाल सिंह के प्रधानमंत्री थे, जबकि मोहन सिंह मेहता जो है इनके दीवान थे। कहते हैं जनता से समझौता करते हैं, ठीक है, बिजोलिया की जनता से समझौता करते हैं कि भाई देखो सीधी सीधी स्पष्ट बात है, ठीक है, हम आप लोगों को बता देते हैं कि हम आपकी जमीन जो है, ठीक है, जो इनके पास चली गई दूसरे किसानों के पास, वो हम आपको वापस लौटा रहे हैं। एक तो सेकंड, आपकी जो कर की कुछ मांगे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कई करों को समाप्त कर रहे हैं। तो हम आपकी बातें मान रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त रहेगी। बोले एक शर्त क्या रहेगी? बोला हम तुम्हारी जब सारी शर्तें मान रहे हैं तो आप लोगों को हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी कि जो ये प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल आंदोलन का तुम लोग क्या नहीं दोगे? साथ नहीं दोगे। इन सभी के तहत यदि बात की जाए, ये आंदोलन सफलता के साथ क्या होता है? समाप्त होता है। इसी कारण से इसे भारत का प्रथम सफल किसान आंदोलन कहा जाता है, प्रथम सफल किसान आंदोलन कहा जाता है। तो यह भी ध्यान रखना कि भारत का प्रथम सफल किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिजोलिया था।
सेकंड, इतना सा ध्यान रख लेना कि भाई बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक जो कि शुरुआत से थे साधु सीताराम दास। लेकिन किसान आंदोलन को लड़ना किसने सिखाया? तो किसानों को लड़ना किसने सिखाया? विजय सिंह पथिक ने। इसी कारण से विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक अगर पूछे तो विजय सिंह पथिक था, जबकि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास थे। कहते हैं इस किसान आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि ये किसान आंदोलन हर्ष और उल्लास के साथ शुरू हुआ, किंतु इसका अंत बहुत ही दुखदायक था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि किस किसान आंदोलन के बारे में ये कहा जाता है कि इसका, ठीक है, हर्ष और उल्लास के साथ तो शुरू हुआ था ये, लेकिन अंत बड़ा दुखदायक था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। प्रथम सफल किसान आंदोलन कहा जाता है भारत का। जब भारत का तो राजस्थान का तो होगा ही। विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, लंबे समय तक चलने वाला, लगभग 44 वर्षों तक, बिजोलिया किसान आंदोलन। एक थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, एक पॉइंट। ठीक है, एक व्यक्ति, इनका नाम है तुलसी भील। बोला तुलसी भील और प्रेम भील का संबंध किससे है? तो याद रखना, तुलसी भील और प्रेम भील का संबंध जो है वो कौन से किसान आंदोलन से है? बिजोलिया। प्रेम भील तो जब नारायण पटेल को बेगार के दौरान गिरफ्तार किया जाता है तो उस समय विरोध करता है, जबकि तुलसी भील नामक जो व्यक्ति था वो पैदल पैदल चलकर, ठीक है, इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करता है। तो पैदल पैदल कई किलोमीटर चलकर इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति कौन था? तुलसी भील। इसी के तहत ये बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होता है और आगे के जो भी आंदोलन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि यह पसंद आता आप लोगों को तो शेयर कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और इसके साथ साथ हमारे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।